हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम आपके हिंदी टेक्स्ट बुक मल्हार का चैप्टर 1 देख रहे हैं। चैप्टर 1 एक पोएम है, एक कविता है, माँ क्या है एक कहानी। तो आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे, समझेंगे साथ में। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखी है। तो आइए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और पहले पैराग्राफ से कविता के जो मुख्य पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। माँ क्या है एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ क्या है एक कहानी। तो आप इस फोटो में देखोगे तो एक बच्चा है जो कि अपनी माँ से कहानी कहने को बोल रहा है। तो ये बच्चा राहुल है और माँ यशोधरा। कैरेक्टर्स को जान लेना ज़रूरी है ताकि हम पोएम को अच्छे से समझ पाए। तो इस कविता के पात्र राहुल है, यशोधरा है, और फिर हम आगे देखेंगे कि राहुल के पिता गौतम बुद्ध हैं। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र हैं, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कहमा कह लेटी ही लेटी। तो पहले पंक्ति से हम जानते हैं कि राहुल अपनी माँ से कहानी कहने को बोल रहे हैं। तो माँ व्यंग करते हुए बोलती हैं, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। नानी हमें अक्सर कहानियाँ सुनाती हैं, तो माँ मजाक कर रही हैं राहुल से कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ के रखा है, जो तू मुझसे कहानियाँ कहने को बोल रहा है। माँ ऐसा विनोद करती हैं। कहती है मुझसे यह चेटी दासी को कह रहे हैं राहुल। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह लेटी ही लेटी। राहुल कहते हैं कि तू मेरी नानी की बेटी है, तो तू मेरी नानी नहीं लेकिन मेरी नानी की बेटी तो है, तो लेटी ही लेटी एक मुझसे कहानी कह। यह लाइन बेसिकली राहुल के सरल स्वभाव या बच्चों के सरल स्वभाव को दर्शा रहा है। तू मेरी नानी की बेटी, बच्चे ऐसे ही तर्क वितर्क करते हैं। तो कहमा क्या लेटी ही लेटी। राहुल फिर से आग्रह करते हैं अपनी माँ से कि लेटी ही लेटी मुझे एक कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, माँ क्या है एक कहानी। राजा रानी की कहानी सुना दो माँ मुझे। बच्चों को राजा रानी की कहानियाँ सुनाते हैं हम। तो राहुल कहते हैं राजा रानी की ही कहानी सुनाओ मुझे। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तू है हठी मानधन मेरे, हठी जिद्दी को बोलते हैं, हठ करना, जिद करना। मानधन मेरे धन। माँ प्यार से बच्चों को तरह तरह के नाम पुकारती हैं, तो यशोधरा यहाँ पे राहुल को मानधन बोल रही हैं। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन में बड़े सवेरे, सवेरे सवेरे, तात पिता को बोल रहे हैं यहाँ पर। राहुल के पिता कौन है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की कहानी सुना रही है माँ उनके पुत्र को। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन में गौतम बुद्ध भ्रमण करते थे, उसकी कहानी है। उपवन के दृश्य को यहाँ पर बताया जा रहा है। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि फूलों की खुशबू को कहा जा रहा है। जहाँ सुरभि मनमानी, उपवन में जो फूलों की खुशबू है वो चारों तरफ फैली हुई है, वहाँ पे गौतम बुद्ध उपवन में भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहा। तो राहुल को यह कहानी की शुरुआत पसंद आती है, तो वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण वर्ण के फूल, तरह तरह के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हिमबिंदु ओश को बोला जाता है, ठीक है। ओस की बूंदे, हिम बर्फ को बोलते हैं, हिमालय से जैसे होता है हिम बर्फ। बिंदु जैसे ओस की बूंदें छोटी छोटी होती हैं, तो बिंदु। झिले थे, चमक रहे थे, झलमल कर चमक रहे थे। उपवन में, ये सारी जो पंक्तियां हैं ये उपवन के दृश्य को दर्शा रही हैं, का विवरण कर रही हैं। हल्के झोंके हिले मिले थे, हवा की हल्के झोंके चल रही हैं। तो उपवन के दृश्य को अगर आपको बताना हो, कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा हो कि जब गौतम बुद्ध उपवन में घूम रहे थे तो वहाँ के दृश्य को बताइए, तो आप इन पंक्तियों का सहारा लेके अपना आंसर लिखोगे, ठीक है। था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। यहाँ पे जैसा बताया गया है कि हल्के झोंके हिले मिले थे, तो पानी में कुछ लहर उठ रहे थे, वहाँ पे कोई झील रहा होगा उपवन में, लहराता था पानी, हमें यही कहानी, ठीक है। राहुल को ये कहानी पसंद आ रही है। गाते थे खग कलकल स्वर से,
सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से। तो यहाँ तक सब कुछ अच्छा चला आ रहा है। उपवन में फूलों की खुशबू है, वहाँ पर उसकी बूंदें चमक रही हैं, पानी में लहर उठ रहे हैं। खग पंछी को बोला जाता है। तो उपवन में पंछी कलकल स्वर में गा रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं। तभी अचानक ये घटना घटित होती है। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से। इन सभी चीज़ों के बीच गौतम बुद्ध जब वहाँ पे घूम रहे हैं, जब वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, तभी एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से। एक हंस, स्वान, गिरा बिद्ध होकर मतलब घायल होकर, खरसर एरो बाण से, किसी शिकारी का बाण उसे लगा होगा और वो घायल होकर गिर गया उपवन में गौतम बुद्ध के सामने। यहाँ पे आप फोटो देखो, गौतम बुद्ध ने हंस को उठा रखा है अपने हाथों में। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। तो राहुल कहते हैं कि पंछी को चोट लगी है, पंछी के पंखों पे बाण लगा है, हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। करुणा दया को बोलते हैं, तो ये कहानी करुणा भरी है। राहुल को पंछी जिसे चोट लगा है उसकी कहानी सुनकर करुणा आ रही है, उस पर दया आ रहा है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। चौक उन्होंने उन्होंने गौतम बुद्ध को यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने उसे उठाया, उठे उसे हंस को, नया जन्म सा उसने पाया, उसने हंस को, फिर से दो हंस को ही हंस घायल होकर गिरा था, तो गौतम बुद्ध ने उसे उठाया तो उसे एक नया जन्म मिला। तो कवि यही यहाँ पर बता रहे हैं, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। आंखें टक हंटर, शिकारी, उतने में आंखें टक आया। ये यहाँ पर शिकारी ने ही बाण मारा था हंस को, तो वो वहाँ पर आता है घायल हंस को लेने के लिए वापस। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्ध करना मतलब जो हंस को बाण से शिकार बना रहा था यह शिकारी, तो मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी कहने का मतलब है कि उसने हंस का शिकार किया था, तो वो इस बात पे गौरवान्वित हो रहा था कि मैंने हंस को हवा में से मार गिराया, तो वो हंस को लेने आया है। कोमल कठिन कहानी, राहुल कहते हैं कि कोमल कठिन कहानी। राहुल के मन में यहाँ पे एक द्वंद्व, एक डिलेमा, एक विरोधाभास आ रहा है कि एक तरफ वो हंस को लेकर करुणामयी हो रहे हैं, उन्हें हंस की स्थिति पे दया आ रहा है राहुल को, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक शिकारी है जो कि हंस को लेने के लिए आया है, क्योंकि शिकारी के नज़र में, शिकारी ने हंस का शिकार किया है, उसने लक्ष्य को भेदा है, तो वो अपने आप को हंस का स्वामी मानता है। शिकारी अपने आप को हंस के प्राणों का अधिकारी मान रहा है। तो कोमल कठिन, यहाँ पे दो शब्दों का विरोधाभास है। कोमल जनरली सॉफ्ट, इजी गोइंग चीज़ों को बोलते, कठिन ये राहुल के लिए निर्णय करना मुश्किल हो रहा है कि इसमें यहाँ पे सही कौन है, गौतम बुद्ध सही है या फिर शिकारी सही है। कोमल कठिन कहानी इसी बात के द्वंद्व को दर्शा रहा है। द्वंद्व, डुअलिटी, विरोध, भास, ठीक है। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। मांगा उसने शिकारी को कहा गया है, मांगा उसने आहत जिसे चोट लगी हो, मांगा उसने आहत पक्षी, हंस जिसे चोट लगी थी, वो गौतम बुद्ध से उसे मांग रहा है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, पर राहुल तेरे पिताजी गौतम बुद्ध रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी, हंटर जो कि खग पक्षी, खग मतलब जैसा मैंने बताया खग का अर्थ पंछी है, तो उसका भक्षक था। हट करने की ठानी, वो हट करने लगा, वो जिद करने लगा, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब बात बढ़ चली थी क्योंकि दोनों अपने अपने बातों पे टिके हुए थे। गौतम बुद्ध हंस को देना नहीं चाहते थे शिकारी को वापस, और शिकारी हंस को बिना लिए वापस जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने लक्ष्य भेदा था, उसने हंस का शिकार किया था सफलतापूर्वक। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में। हुआ विवाद सदय निर्दय में, सदय जो दयालु हो, दया का भाव हो जिसमें, निर्दय जो कि दयाहीन हो, दयालु, दयाहीन, क्रूर। सदय यहाँ पे कौन है? सदय यहाँ पर
गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध दयालु हैं। निर्दयी कौन है? शिकारी, ये क्रूर है। उभय आग्रही थे स्वविषय में, दोनों अपने अपने बातों को लेकर स्वविषय अपनी अपनी बातों को लेकर अडिग थे, आग्रही थे, अपने बातों का आग्रह कर रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, उस समय का जो भी न्यायालय रहा होगा इसमें ये बात जाती है। अब यहाँ पे न्यायालय का दृश्य दिखाया गया है, गौतम बुद्ध खड़े हैं हंस के साथ, शिकारी भी वहाँ पे है। न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। ठीक है। सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। सबने, प्रजा जो थी, लोगों ने भी यह कहानी सुनी। उन लोगों ने दोनों, गौतम बुद्ध और शिकारी दोनों के आग्रह को सुना। व्यापक हुई कहानी, अब सबको ये बात पता चल चुकी थी तो व्यापक हुई, ये बात फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब यहाँ पर ये न्यायाधीश क्या फैसला सुनाते हैं ये इस कविता में नहीं बताया गया है। यह बात राहुल को यशोधरा नहीं बताती हैं, या फिर ये इस कविता का विषय नहीं है। यहाँ पे यशोधरा उल्टा राहुल से एक सवाल करती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तू न्याय पक्ष गौतम बुद्ध का लेता है जो कि दयालु हैं, या फिर तू न्याय पक्ष शिकारी का लेता है जिसने लक्ष्य भेद कर हंस को चोटिल कर हवा में से गिराया है और उसका शिकार किया है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, निर्भय बिना किसी डर के, राहुल तो मुझे बताओ निर्भय हो के। सुन लूँ तेरी बानी, माँ कहती है सुन लूँ तेरे विचारों को मैं सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है मैं एक छोटा बालक हूँ, मेरी क्या बानी होगी, मेरा इस पे क्या राय हो सकता है, मैं इसमें क्या न्याय करूँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा था। तो राहुल यहाँ पे द्वंद्व में है, वो विरोधाभास में है, तो वो एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बट आगे वो कहते हैं, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। कोई निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, ये हंस, इस हंस के बारे में कह रहे हैं राहुल कि कोई निरपराध को मारे। जिस पंछी ने किसी का अपराध नहीं किया है तो उसे कोई मारता है अगर, तो उस पंछी का कोई रक्षक होना चाहिए, तो उसे ना उबारे। गौतम बुद्ध को वो राहुल कह रहे हैं कि उन्होंने सही काम किया कि उन्होंने एक निरपराधी की रक्षा की। रक्षक पर भक्षक को वारे, भक्षक यहाँ पर शिकारी है और रक्षक गौतम बुद्ध हैं। तो राहुल कहते हैं कि रक्षक का महत्व भक्षक से ज़्यादा होता है, न्याय दया का दानी होता है। राहुल कहते हैं न्याय दया का दानी, न्याय का काम होता है दया दिखाना, दया करना। तो न्याय तभी होगा जब इस हंस पे जो दया कर रहा हो उसे हम विजयी ठहराएं, उसका जय होना चाहिए। माँ कहती हैं न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। हाँ, राहुल की बातों को या फिर राहुल के तर्क को सुनकर काफ़ी खुश होती हैं। तूने गुनी कहानी मतलब तुमने कहानी को अच्छी तरीके से समझा है राहुल। कहानी की जो मूल शिक्षा है न्याय दया का दानी, कि हमें, गौतम बुद्ध के विचार भी यही थे, अहिंसा, दया, प्रेम, तो यही गौतम बुद्ध के विचार थे। कि भी मूल शिक्षा यही है कि हमें दयालु होना चाहिए, सदैव होना चाहिए। तो राहुल इस बात को समझ जाते, तो माँ कहती हैं कि तूने गुनी कहानी, तुम कहानी को अच्छे से समझ गए राहुल। तो वीडियो में अभी तक हमने कविता का शाब्दिक अर्थ समझा, जो लिटरल मीनिंग है वो समझा, लेकिन कवि का भावार्थ क्या है। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि भावार्थ बताइए। तो कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में हमें बुद्ध के जीवन में उनके जो फैसले थे करुणा और अहिंसा के रास्ते पे आगे बढ़ना, अधिकार और स्वामित्व से ऊपर बढ़कर, इन बातों को बताया है। तो आप अपने आंसर्स में इन पॉइंट्स का मेंशन ज़रूर करें। साथ ही कविता में कुछ पंक्ति हैं जैसे न्याय दया का दानी, जिसका मीनिंग मैंने बताया कि न्याय तभी होता है जब जो निरपराधी हो उसके प्रति हम दयालु रहें, और भक्षक से हमेशा ऊपर समाज में एक रक्षक को होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को भी आप अपने आंसर में मेंशन करें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि हम इस लेसन के एक्सरसाइजेस को भी कवर करें तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ अभी और भी चैप्टर्स हैं जिसके कि हम वीडियोज़ लाने वाले हैं। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।